नो प्रॉब्लम। सर आपने बीटेक कर रखा है जी सर। सिविल इंजीनियरिंग। जी सर। इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाहते आप? सर एक डिसीजन था जो 12th पास होने के बाद मैंने लिया था। 3 ईयर के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये डिसीजन सही नहीं है, तो सर फाइनल ईयर से ही मेरा ओरिएंटेशन सिविल सर्विसेज की तरफ हो गया। सिविल सर्वेंट बनने के बाद आपको लगे कि ये डिसीजन आपका ठीक नहीं था? सर अभी तो मैं श्योर हूँ कि मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ। चलिए, आपने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में, जी सर। है ना? सिविल इंजीनियरिंग और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे आप? क्या उपयोगिता होगी आपकी इस इंजीनियरिंग की? सर मुझे लगता है सिविल इंजीनियरिंग की भी यहाँ उपयोगिता है। जो चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी है वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गई, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ों का असेसमेंट करना हो गया, इवन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी बहुत सारे इनोवेशन होते रहते हैं, उसको मैं ईजिली समझ सकता हूँ सर, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। क्राउड मैनेजमेंट हो गया, जैसे कुंभ मेला ही हो गया सर, एक तरीके की प्लानिंग ही है। तो वो सब चीज़ें सर मैंने जो सीखी हुई हैं उसको मैं ईजिली रिकॉल करके वहाँ इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में हूँ। हम लोग देखिए लेमैन है, सिविल इंजीनियरिंग से हम लोग हम लोग इतने समझते हैं, इसमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन और उससे रिलेटेड चीज़ें आप लोग पढ़ते लिखते हैं। जी सर। पुल बनवाने का काम हो, बिल्डिंग बनवाने का काम हो, ये तो कोई एसडीएम करवाता नहीं है। सर अगर मुझे मौका मिलता है कभी पॉलिसी मेकिंग का मैं हिस्सा बनता हूँ, अगर सिविल सर्विसेज के करियर में ऐसा आता है, तो सर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर चीज़ें हो गई तो उसमें ये होता है कि कौन सी बिल्डिंग या कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना एनर्जी इंटेंसिव है, तो उसके लिए सर इन्वेंटरी के एनालिसिस करके आप एक ऐसा मटेरियल उसमें डाल सकते हैं जो कम एनर्जी इंटेंसिव हो और वो फाइनली जो है एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है, कार्बन फुटप्रिंट उसका कम हो सकता है। सर मुझे लगता है इस तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और जो मैंने वहाँ से सीखा है इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में हूँ। चलिए, मेंस में मान करके चल रहे हैं कि आपने काफ़ी अच्छा किया होगा। जी सर। इंटरव्यू 100 अंकों का है, 100 अंक का ही है ना? जी सर। साक्षात्कार देने आप आए हैं, जी सर। इसका उद्देश्य समझते हैं क्या है साक्षात्कार का? जी सर। क्या उद्देश्य? एज पर्सन मैं कैसा हूँ ये मैं दिखाऊँ। डिटेल करिए ना, आप कैसे हैं ये तो हम सब लोग देख रहे हैं, तो यही आपको देख करके 100 में कितना अंक दे देना चाहिए फिर आपको? तो डिटेल करिए, साक्षात्कार क्या है ये बता दीजिए, या साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? साक्षात्कार उसमें ये उद्देश्य होता है कि एज अ कैंडिडेट में कितना सूटेबल रहूँगा, क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं कि नहीं, मैनेजमेंट स्किल्स वहाँ पे मेरी हैं कि नहीं, या सबऑर्डिनेट के साथ मैं कैसा रिलेशन बनाऊंगा, मैं लॉज को फॉलो करूंगा, मैं सेंसिटिव हूँ कि नहीं, एम्पैथी है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखने का उद्देश्य होता है। क्या होती है एम्पैथी? एम्पैथी ये होती है कि दूसरे के दुख को हम समझें और कोशिश करें कि वो हट जाए बगैर उसके कुछ बहुत क्लियरली बताए हुए, क्योंकि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो अगले ह्यूमन बीइंग का या इवन लिविंग क्रीचर का भी मैं चीज़ों को समझूं, उनका दुख दर्द। अभी आपने क्लाइमेट चेंज शब्द का इस्तेमाल किया था, है ना सर? क्या आशय है क्लाइमेट चेंज का? सर क्लाइमेट चेंज से मतलब ये होता है कि एनवायरनमेंट हमारे अर्थ की कैपेसिटी है एटमॉस्फेयर की कि वो CO2 को कैरी कर सकता है और अदर ग्रीन हाउस गैसेस को उतनी क्वांटिटी में ही कैरी कर सकता है। जब ये क्वांटिटी बढ़ने लगती है तो सर जो हीट होती है वो ट्रैप होने लगती है एनवायरनमेंट में, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो उससे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसको सर क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। आप अभी यहाँ तक पहुँचे हैं साक्षात्कार देने? जी सर। तो रास्ते में देखे होंगे कोहरा, जी जिसको सर। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते जी हैं, सर। काफी कुछ दिख रहा है सड़कों पर। जी सर। तो क्या विज्ञान का कोहरे से कोई संबंध है? सर है। क्या है, जरा विज्ञान समझा दीजिए, कोहरे में कौन सी विज्ञान है? सर एयर में कुछ ह्यूमिडिटी होती है और एयर की कैपेसिटी होती है वो किसी खास टेम्परेचर पे उस ह्यूमिडिटी को कैरी कर सकती है। जब एयर का टेम्परेचर गिरता है या एयर खुद किसी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो इसकी कैपेसिटी वाटर को होल्ड करने की कम हो जाती है। उस केस में सर ये प्रेसिपिटेशन होता है कि छोटे छोटे हमें वाटर के जो है कण देखने को मिलते हैं हवा में, फॉग कहते हैं, कोहरा कहते हैं उसे, क्लाउड भी यही होता है लेकिन हायर एलिवेशन पे होता है।
ये ज्योग्राफी की विषय वस्तु है या फिर साइंस की? सर ये साइंस की हो सकती है और ज्योग्राफी की भी हो सकती है, दोनों में कोई क्लियर कट बाउंड्रीज तो सर मैं नहीं देखता हूँ, इसलिए मैं कहूँगा आपकी दोनों से ही संबंधित है। क्लाइमेट चेंज से इसका कोई संबंध है? सर क्लाइमेट चेंज से इसका संबंध है। सर क्लियरली तो मैं रिकॉल नहीं कर पाऊंगा इस वक्त कि क्या संबंध है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि पर्टिकुलेट मैटर्स वगैरह हो रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह बढ़ रहे हैं, जब ये सर इस कोहरे में मिल जाते हैं तो कोहरा जो होता है वो काफ़ी घना हो जाता है, तो इसमें विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है और इवन क्रॉप्स को भी डैमेज करता है। इतना सर मैं अभी देख पा रहा हूँ। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, सर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से किस तरह से संबंधित है? सर कितना कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का इसमें? सर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इंडिपेंडेंस इस्टेब्लिश करने की भी कोशिश की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए। तो सर इसमें जो रिलेशन होता है वो इतना होता है कि मेंबर्स जो होते हैं और चेयरमैन जो होते हैं वो अपॉइंट होते हैं। सर थोड़ा डाउट है मुझे, गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं। लोक सेवा आयोग का लोगो पता है आपको? सर लोक सेवा आयोग का लोगो सर मुझे नहीं पता है। ठीक है सर। चलो बहुत अच्छा। तुम्हारा बैकग्राउंड तो साइंस का है, बीटेक आपने जैसा मैं देख रहा हूँ। हाई स्कूल तुम्हारा बहुत अच्छा रहा, इंटर ठीक है। हाई स्कूल में कितने परसेंट थे आपके? सर 86.4 और इंटरमीडिएट? 85.8 और इंजीनियरिंग में? 6.9 कम हो गया? पॉइंटर रहा सर ये। हाँ हाँ सीजीपी में। हाँ, कम रहा ये, हाँ सर कम था। क्या कारण था? सर मैं थ्योरेटिकल चीज़ों में सर बहुत अच्छा नहीं था, तो जो न्यूमेरिकल चीज़ें हुआ करती थी, सब्जेक्ट होते थे, मैंने उसमें अच्छा स्कोर किया था, और लेकिन सर थ्योरेटिकल चीज़ों में अच्छे से स्कोर नहीं कर पाता था, ये मैं ज़्यादा रीज़न देता हूँ। अच्छा, न्यूमेरिकल एबिलिटीज ठीक? न्यूमेरिकल एबिलिटी सर मेरी अच्छी थी सर, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, लिखने की स्किल अच्छी नहीं थी, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, तो सर मैं कम गेन कर पाता था, मैं बैलेंस करने की कोशिश करता था और मैं 70% के आसपास था। ठीक है, तो ये बताइए कि आपका जब राइटिंग कैपेसिटी कम है हाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन में तो ज़्यादातर इसी की राइटिंग और स्पीकिंग की बात आएगी। सर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड तो ठीक है, बहुत अच्छा है, उसमें सा काम आता है, लेकिन बीइंग ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या सोचते हैं कि आपको अच्छा ड्राफ्टर होना चाहिए? अच्छा, तो आप आप बताइए कि आप अगर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होने की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या आप समझते हैं कि आप कैसे अपनी स्टडीज़ को, अपने बैकग्राउंड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सर आपके क्वेश्चन के शुरू में जो आपने बोला था सर, मैं उससे पहले आंसर कर दे रहा हूँ कि सर मैं पुअर था, इसमें कोई डाउट नहीं है सर, लेकिन मैंने फिर भी कंसिस्टेंटली वर्क किया और मैंने इम्प्रूव किया है मुझे लगता है, और मुझे पता था कि राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, इसके बाद भी सर्विसेज जैसा एग्ज़ाम जिसमें काफ़ी लिखना होता है, मैंने उसको चूज किया। तो सर एक तो मैं क्वालिटी देखता हूँ कि परसिवरेंस है मेरे अंदर, सेल्फ डिसिप्लिन है, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, अपनी कमियों को देखता हूँ सर, उसमें थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, एडेप्टेबिलिटी भी मैं अपने अंदर देखता हूँ। तो सर मुझे लगता है ये सारी चीज़ें एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनाने में काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए। और आपका काफ़ी गैप है, आपको कैसे 2015 में आपने बीटेक किया, उसके बाद? सर मैंने 4 साल प्रिपरेशन की सर, 2015 के बाद 2019 में, उसके बाद सर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैं रिव्यू ऑफिसर बना, और सर मैंने 2020 में वहाँ पे ज्वाइन किया, और पिछले 3 सालों से सर मैं वहाँ पे कार्यरत हूँ। हाई कोर्ट में आप रिव्यू ऑफिसर हैं सर। तो यहाँ पे क्या इससे आपने क्या सीखा है, क्या आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ रिव्यू ऑफिसर? क्या काम करते हो? सर मैंने यहाँ पे सीखा है गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और जुडिशरी में क्या रिलेशन होता है, कैसे एक स्मूथ वर्किंग को इस्टेब्लिश किया जा सकता है, और एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को वर्क करने के लिए क्या कुछ लूपहोल्स हैं जिनको प्लग इन किया जाए तो सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। सर पिछले 3 सालों में जो एक्सपोजर मुझे मिला उसमें सर थोड़ा बहुत मैंने ये चीज़ें जानी हैं। क्या रिलेशन है गवर्नमेंट और जुडिशरी में, क्या रिलेशन है? हाउ यू डिफाइन कि कैसे गवर्नमेंट और जुडिशरी का आप ये जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? सर क्या है सर? सेपरेशन ऑफ पावर में ये है कि स्टेट की पावर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगी, ये एक कंपोजिट होल रहेगा जिसके अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूट्स रहेंगी, और एक चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम भी रहेगा जिसमें एक दूसरे को
एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी कंट्रोल भी करते रहेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, ऑपरेशन भी रहेगा, कोऑर्डिनेशन भी रहेगा। तो जुडिशरी गवर्नमेंट का तो बड़ा ख़राब रिलेशन रहता है, हमेशा हम लोग पढ़ते रहते हैं। क्या कहेंगे आप, गवर्नमेंट जुडिशरी का क्या रिलेशनशिप है? सर गवर्नमेंट और जुडिशरी का सर रिलेशन है इस तरीके से है कि अपॉइंटमेंट जो होते हैं वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस का, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम है जो कि नाम को रिकमेंड करता है। फिर कुछ कंट्रोल भी है पार्लियामेंट। नहीं, जजेस का नहीं, गवर्नमेंट का जुडिशरी का क्या रिलेशन है? नॉट इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इन जनरल कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस है, कैसे ओवर डूइंग हो रही है, बहुत सारी बातों पे बहुत सारे कोर्ट्स का क्रिटिसिज्म हो रहा है, बहुत बार एग्जीक्यूटिव की क्रिटिसिज्म होती है। तो क्या आप क्या समझते हैं, क्या एक अप्रोच होना चाहिए एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कि हाउ टू हैव अ हार्मनी बिटवीन गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी? सर कई बार हमें जुडिशियल ओवररीच भी देखने को मिलती है, तो वो शक्तियों का हस्तक्षेप हो गया एक दूसरे के क्षेत्र में। यहाँ पे सर थोड़ा सा कुछ क्लियर कट गाइडलाइंस हों और जो कोर्ट्स के ऑर्डर हों वो अगर जाते हैं तो विद इन गवर्नमेंट ही कुछ ऐसी कमेटी हो, इंटरनल कमेटी हो, जो ये डिसाइड करे कि किस हद तक इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। टाइमली सर जुडिशरी को ये बताया जाए कि जो उनके ऑर्डर्स रहे हैं वो किस हद तक इम्प्लीमेंट हुए हैं। चीज़ों को सर टाला न जाए, अगर ऑफिसर्स को बुलाया है तो कोशिश करें कि कोर्ट में आएँ। जुडिशरी भी बार बार सीनियर ऑफिसर्स को बुलाने की कोशिश न करे। इकोनॉमिक कंडीशंस को, थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर जो रहती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, थोड़ा उसको भी समझे अगर जुडिशरी, तो मुझे लगता है सर एक बेटर रिलेशनशिप हो सकता है। चलिए, अच्छा ये बताइए, आपकी चॉइस क्या है नौकरी में, क्या बनना चाहते हैं? सर अगर पीछे से थ्रू में जाना चाहूँ तो एसडीएम बनना चाहूँगा। और यदि एसडीएम नहीं मिला तो क्या चॉइस है? सर सेकंड पे डिप्टी एसपी को रखूँगा। और फिर सर मेरी जानकारी में इसके बाद से बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं, तो इसके बाद शायद डिप्टी जेलर की ज़्यादा सीटें हैं, तो मैं उसे भी चूज कर सकता हूँ। अच्छा, अगर एसडीएम क्यों बनना चाहेंगे आप? डिप्टी एसपी बनिए, आप जल्दी एसपी हो जाएंगे, आईजी हो जाएंगे, डीआईजी हो जाएंगे। सर इसका सर थोड़ा सा पास्ट में ही जाना पड़ेगा मुझे कि फैमिली में गवर्नमेंट जॉब रही, लेखपाल जैसी नौकरियां लोगों ने की, तो सर एक अंदर से बड़ा मोटिवेशन रहा कि ये एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है, यहाँ तक पहुँचे जाने की कोशिश की जानी चाहिए। फिर इसलिए सर जो सारा अट्रैक्शन रहा वो एसडीएम जैसी पोस्ट से ही रहा, तो प्रायोरिटी भी तो सर मैं एसडीएम अपने आप को देखता हूँ। अच्छा, क्या अगर आप मान लीजिए एसडीएम बन गए, आप कहीं पे पोस्ट हुए, तो क्या करेंगे आप, क्या करना चाहेंगे? किसी सब डिवीजन का आपको चार्ज मिल गया जी सर, तो क्या आपका वहाँ पर जाके क्या आपकी प्रायोरिटीज होंगी? सर मैं ये देखूंगा कि जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए जो स्कीम्स हैं, चाहे वो मनरेगा में हो गया, उनको काम दिलवाने का अवसर हो गया, या इस वक्त जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो सारी स्कीम्स चल रही हैं, और इसके बाद सर प्रायोरिटी में मैं रखूँगा कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो स्कीम्स चल रही हैं वो बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट हो, और जो लोग एलिजिबल हो वो किसी तरीके से एक्सक्लूड न होने पाएँ। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। आपने बताया कि आप रिव्यू ऑफिसर हैं हाई कोर्ट में, सर तो रिव्यू ऑफिसर बनने के लिए तो फिर आपको लॉ की डिग्री रखनी होगी। नहीं सर, ये इसके लिए आपको सिंपल ग्रेजुएशन की जरूरत होती ये है। जरूरी नहीं है, लॉ की डिग्री जरूरी नहीं सर, है। नहीं है। दो शब्दों का प्रयोग आपने शुरू में किया द्विवेदी जी से बात करते समय, चेयरमैन साहब से बात करते समय, सर एम्पैथी। जी आपने अपने ढंग से उसको ट्राई किया समझाने की भी। तो एक और शब्द है सिंपैथी। जी सर। इन दोनों के बीच कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है? सर दोनों के बेस में तो मैं ह्यूमैनिटी को ही देखता हूँ और दूसरे के दुख दर्द को महसूस करने को ही देखता हूँ, लेकिन एक हायर लेवल पर जब जाते हैं तो वो एम्पैथी बन जाती है। थोड़ा कम रहता है जिसके लिए मैं बहुत प्रोएक्टिवली काम ना करूँ दूसरे की जो सफरिंग है उसको हटाने के लिए, तो वो सिंपैथी ही होगी। अगर मैं देख रहा हूँ कि सर कोई बच्चा भूखा है और मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं ट्रैफिक में खड़ा हूँ, मुझे देख के लगा कि अगर ये भूखा ना होता तो अच्छा होता, तो सर सिंपैथी है।
अगर मुझे ये लगता है कि थोड़ी देर रुक के इसकी हेल्प कर दो, कम से कम एक बिस्किट का पैकेट इसे दिला लो, सर एक स्टेप और आगे हो गया, तो यहाँ पे सर एम्पैथी। नहीं, तो मैंने किसी एक बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है, सिंपैथी इज वर्स्ट सेंटिमेंट। तो अगर इसको मान लिया जाए कि सिंपैथी इज वर्स्ट सेंटिमेंट, ये सबसे खराब भावना है, डू यू एग्री? एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए इसमें विश्वास करना उचित है? सर मुश्किल है सर, कम से कम मैं नहीं कर पाऊंगा सर, मैं नहीं कर पाऊंगा सर। यू वुड नॉट एक्सेप्ट दिस स्टेटमेंट, ये मतलब है आपका? सर मुश्किल है मेरे लिए एक्सेप्ट करना इसको। या तो सर कंटेक्स्ट क्लियर हो, उस केस में मैं जान पाऊंगा कि कहाँ पे है, नॉर्मल सिचुएशन में सर नहीं। मैं एक सिचुएशन देता हूँ सर आपको। प्लीज। ये आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं किसी, सर एंड यू हैव सर्टेन ड्यूटीज टू परफॉर्म, और उसी समय आप के सामने एक ऐसी सिचुएशन आती है, आपने जो उदाहरण दिया कि भूखा बच्चा है, सर तो आप अपनी उस पूर्व निर्धारित कर्तव्य को पहले परफॉर्म करेंगे या उस बच्चे की मदद के लिए लगेंगे? सर यहाँ पे तो सर इमोशंस को कंट्रोल थोड़ा मैं करूँगा, और कोशिश करूँगा कि जो लॉज हैं, जो कोड हैं, अगर उनको बगैर वायलेट की हुई कुछ हेल्प की जा सकती है तो सर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी तलाशने की कोशिश करूँगा। अगर वो हो सकता है तो ठीक है, वरना अगर सर लॉ को ब्रेक करके कुछ करना पड़ेगा तो सर मैं अपने हाथ पीछे रखूँगा। कौटिल्य का नाम सुना है? सर सुना है। उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और इस पर बहुत लिखा है। उनकी पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र नाम से है, कम अर्थशास्त्र। से कम एक ही है जिसे मैं जानता हूँ। सब प्रमुख यही है। तो अर्थशास्त्र में उन्होंने क्या बताया है कि एक आइडियल एडमिनिस्ट्रेटर को कैसा होना चाहिए? सर उनकी विचार ये रहे कि प्रजा के सुख में अपना सुख देखे, राजा वो न करे जो उसे अच्छा लगता है, वो करे जो प्रजा को ज्यादा से ज्यादा सुख और समृद्धि देता है। नहीं, राजा तो एक हो गया, आप सिलेक्ट होकर के राजा तो नहीं बनने जा रहे हैं। प्रशासक एक दूसरा, उनके यहाँ भी प्रशासक थे। प्रशासक में क्या गुण होने चाहिए? सर उनके कथन में प्रशासक के बारे में कहाँ पे आया है सर, वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। अर्थशास्त्र देखा है? नहीं सर देखा नहीं है, बीच बीच में जिक्र जहाँ हुआ है सिलेबस में सुना है, उसके बाद पढ़ा है। ठीक है। आपके इस पाठ्यक्रम में एक पेपर है, एक या दो पेपर्स हैं एथिक्स के? सर एक। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स भी उसमें है? सर उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है। क्या वो बेसिक्स क्या बताते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में किन किन बातों का जिक्र किया गया है? इंटीग्रिटी होनी चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेटर में, ऑनेस्टी होनी चाहिए, सबऑर्डिनेट्स के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए, जल्दी से घबराना नहीं चाहिए, जो डिसीजन लें उसके साथ हमेशा खड़े रहें, लॉ को फॉलो करें, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, ये सारी बातें हैं सर। अच्छा, सपोज एक गलत डिसीजन मैंने ले लिया, हाँ सर। तो क्या एक एडमिनिस्ट्रेटर को तब भी उसी पर डटे रहना चाहिए? सर अगर गलत डिसीजन लिया है और फैक्ट सामने आता है कि गलत है वो, तो सर मेरे ख्याल से क्लियरली उसको रखना चाहिए सीनियर्स के सामने, और वहाँ पे सर एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि सर इंसान है, एडमिनिस्ट्रेटर भी, गलती हो सकती है। मेरी ओर से आखिरी सवाल ये होगा, ये डिसीजन कैसे लेंगे हम कि वेदर इट इज रॉन्ग और राइट? सर अगर बाद में हमारे सामने ये आता है कि कोई फैक्ट हमने मिस कर दिया है डिसीजन लेते वक्त, तब तो सर क्लियरली डिसीजन गलत हो गया। अगर कोई वो बड़ा फैक्ट है जिसको मैंने मिस कर दिया, या तो फिर ये देखने को आ जाए कि बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया हो और कुछ और फैक्ट्स इकट्ठे करने चाहिए थे। सर ऐसी कुछ स्थितियां हो सकती है जिसमें होते हैं। मेरे प्रश्न का आशय ये था कि अगर रूल्स को एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं और तब भी रिजल्ट्स गलत हो रहे हैं, तो मुझे किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए? सर यहाँ पे ये कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स का थोड़ा पार्ट बन जाता है, तो वेदर रूल को यू तो सर फॉलो हमेशा ही किया एज जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर आप कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स को मानेंगे या लीगलिस्ट एथिक्स को मानेंगे?
सर मेरे ख्याल से मिक्स है, और जो लीगल एथिक्स भी है वो भी कॉन्सिक्वेंशियल ही है कि अगर पनिशमेंट मिलेगी तो उसका वो थ्रेटन करता है लोगों को कि आप खुद गलत काम ना करें। तो सर ऐसा मेरे ख्याल से चूज करने का अवसर कम होता है। दो फिलोसोफर्स का नाम मैं लेता हूँ, एक इमैनुअल कांट और बड़े फिलोसोफर एक जेरेमी बेंथम। जी कांट लीगलिस्ट हैं और बेंथम कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट हैं, और दोनों में खूब झगड़ा है। तो आप की बात से ऐसा लग रहा है कि दोनों में समझौता हो सकता है। डू यू रियली थिंक सो? सर कांट की जो लीगलिस्ट एथिक्स है सर डिओंटोलॉजिकल एथिक्स के नाम से भी जानी जाती है, जिसमें कि ये है कि ड्यूटीज़ जो हैं इंसान की वो हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए, व्हाट ऑट टू डू। और बेंथम की जो एथिक्स है वो ये है कि जहाँ सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस आए, जहाँ सबसे ज़्यादा समृद्धि आए, वो करना चाहिए। तो सर मुझे लगता है कि इन जनरल जो हमारे लॉज बनते हैं वो सर दोनों को मिक्स करके बनते हैं। हमेशा कॉन्सिक्वेंस भी नहीं देखा जा सकता है, और हमेशा जो है क्या ड्यूटी करनी है वो भी नहीं देखा जा सकता है सर। तो दोनों का सर मिक्स करके बनता ही है। तो मुझे लगता है कि सर सोसाइटी में लोगों ने दोनों में कहीं ना कहीं जो है चीज़ें जो है कॉमन करके देखी ही हैं, दोनों की अच्छी चीज़ें लेके बनाए ही गए हैं सारे लॉज। अच्छा, इस तरह का एकदम डाइकोटमी, परस्पर विरोधी, ये भारतीय परंपरा में भी रही है या नहीं रही है? सर रही है सर, पूरी तरीके से इसको हम मना नहीं कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, सर। एथिक्स ऑफ भगवत गीता। वहां तो ऐसा लगता है कि जैसे दोनों को, भगवत गीता दोनों को मान रही है। सर भगवत गीता में मैंने जो समझ अपनी पैदा की है, उसको जितना मैंने पढ़ा है उसमें उसका बेसिक ये है कि थोड़ा कांट से ये मिलती जुलती है, डिओंटोलॉजिकल से ज़्यादा मिलती है। लेकिन उसमें ये है कि जो एक्शन करें आप, उसके साथ आप बहुत ज़्यादा अफेक्शन, बहुत ज़्यादा डिज़ायर उसमें बहुत ज़्यादा न जोड़ लें। ऐसा सर मैंने उसके बारे में जाना है। और ऐसा करोगे तो मोक्ष पाओगे, ये भी तो कहा है, तो कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट भी हो गया। सर मोक्ष पाओगे तो उसमें ये है कि मोक्ष पाने के लिए शायद वो चीज़ नहीं की जा रही है, लेकिन मोस्ट एक हाईएस्ट हैप्पीनेस है। ऐसा करते करते हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन मोक्ष की इतनी ज़्यादा डिज़ायर जो है उसको आम डिज़ायर से सर अलग तरीके से देखी जानी चाहिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीतोगे तो शासन करोगे और हारोगे तो स्वर्ग जाओगे। तो दो रिजल्ट है, इसलिए लड़ो, दो में से कोई एक रिजल्ट हो। तो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म और लीगलिज्म दोनों वहां पाया जाता है, ऐसा मैं सोच रहा था। अब तो वो डाइकोटमी यहाँ नहीं है, ऐसा आप भी महसूस करते हैं? सर इतनी मतलब गहनता से मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी है सर। ठीक है। अभी आज कौन सी डेट है? मैडम आज 28 तारीख है दिसंबर। 25 ऑफ दिसंबर को एक्सेप्ट क्रिसमस डे और किस डे की वजह से जानते हैं? 25 दिसंबर को क्रिसमस के अलावा और किस दिन से जाना जाता है? सॉरी मैडम। किसी इंडियन पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ? गुड गवर्नेंस डे, राइट? क्या है गुड गवर्नेंस का मतलब, क्या होता है? हम गुड गवर्नेंस को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच हो गवर्नेंस में, जिसमें कि सिटीजन्स के जो इंटरेस्ट रखे हुए हों वो सेंटर पे रखे जाएं, और इसके बाद सारे नियम कानून जो बने हों वो इस तरीके से वो सिटीजन को ही फैसिलिटेट करने के लिए हों और आसान हो लोगों के लिए, और एक जो गैप है प्रशासन और लोगों के बीच में वो कम से कम हो। अभी बेंथम का जिक्र हुआ, बेंथम का उपयोगितावाद पढ़ा है आपने? मैडम मैंने उसको पढ़ा। तो बेंथम के उपयोगितावाद से आप सहमत हैं, जिसमें कि माइनॉरिटी वॉइसेस को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा होता है? तो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपके सामने कोई ऐसा चैलेंज है जिसमें आपको डिसीजन लेना ही है और वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए माइनॉरिटी वॉइसेस में और मेजॉरिटी वॉइसेस में, आप कौन से साइड लेंगे?
मैडम यहाँ मैं बेंथम की ओर तो नहीं देखूंगा, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की ओर देखूंगा, जहाँ पे कि माइनॉरिटी राइट इंश्योर किए गए हैं और फंडामेंटल राइट्स की वो पार्ट हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा बहुत फंडामेंटल राइट किसी एक पार्ट का वायलेट, किसी एक लोग का, ग्रुप ऑफ पीपल का वायलेट हो रहा है, तो उसको मैं कंसिडर करूंगा और एक बीच का रास्ता हो सकेगा तो मैं उसे निकालने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों माना जाता है? मैडम इनको फंडामेंटल इसलिए माना जाता है कि ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड होते हैं, और दूसरा रीज़न ये होता है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो बहुत बेसिक कंडीशंस होती हैं, जो बेसिक राइट्स हो सकते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स में हैं। कितने हैं फंडामेंटल राइट्स टोटल? फंडामेंटल राइट्स मैडम आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हैं, तो 9 इधर हो गए और 15 उधर हो गए, तो 9 और 15 24 हो गए। 12 से 35 सोच लो। सारी मैडम स्टेट है 12 में। तो कहाँ से कहाँ तक हुआ आप? 23 हो गया। नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स उस तरीके से 23 हो गए, अगर हम पार्ट उनके काटते जाएं, अदरवाइज तो 6 हैं। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल राइट्स मैडम एनफोर्सिबल हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सिबल नहीं है। ये एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, वो डीपीएसपी सोशल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, और सेल्फ एनफोर्सिबल हैं फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी के लिए हमें अलग से प्रोविजन लाना पड़ता है उनको एनफोर्सिबल बनाने के लिए। अच्छा, रिपब्लिक डे आ रहा है 26 जनवरी, जी कौन से स्पेशल गेस्ट को बुलाया गया है हमारे देश की तरफ से? किस कंट्री के लीडर आएंगे? मैडम ये न्यूज़ मैं मिस कर गया हूँ, मैं रिकॉल नहीं कर सकता मैं। ठीक है। अच्छा, कौटिल्य का जिक्र हुआ था, है ना? जी कौटिल्य की मंडल थियरी पढ़ी है आपने? मंडल थ्योरी किसी और नाम से अगर मैडम मैंने देखी तो बताएंगे। दूसरे राष्ट्रों के साथ किस प्रकार का संबंध निभाया जाना चाहिए, इसको लेकर के इनकी एक मंडल थियरी है, जिसमें इनका ये मानना है कि जो विजिगिसु यानी जीतने की इच्छा रखने वाला जो राष्ट्र है, उसको अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन करते रहना चाहिए। ठीक है, अपनी भूमि का विस्तार करते रहना चाहिए। तो वर्तमान संदर्भ में क्या इस अप्रोच के साथ हमारी विदेश नीति आगे तक जा सकती है, और अगर नहीं तो क्यों, और अगर हाँ तो क्यों, कैसे? मैडम अप्लीकेबल मेरी समझ में आज भी ये है। अब ये है कि टेरिटरीज शायद जो सेकंड बीसी में जिस तरीके से रही होंगी थर्ड बीसी में, उस तरीके से आज नहीं है। काफ़ी हार्ड लाइन बाउंड्रीज हो गई हैं। हमारे यहाँ सिचुएशन थोड़ी इस तरीके से भी है कि जो हमारे अगल बगल जो नेबर्स हैं वो पावरफुल भी हैं, चाइना हो गया, लेकिन टेरिटरीज का एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से किया ही जा सकता है कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच बनाएं इंडियन ओशियन में, उनके जो रिसोर्सेस हैं उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएं, या इवन जो मून मिशन रहा है वो भी एक तरीके से टेरिटरी का एक्सपेंशन के तरीके से ही मैं देख सकता हूँ उसको। तो है, तो जहाँ अगर चांसेस हैं कि बगैर बहुत ज़्यादा अपना डैमेज किए हुए बढ़ाई जा सकती है टेरिटरी, वहाँ बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। नेबरहुड का रिलेशन भी देखना चाहिए, लेकिन जो हमारे पुराने वादे रहे हैं, एग्रीमेंट्स रहे हैं, जैसे कि टू रिस्पेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेबर, तो अगर ऐसी स्थिति हो तो वहाँ बचना भी चाहिए। लेकिन कंटिन्यूअस एक्सपेंशन अगर करते रहेंगे अपनी टेरिटरीज का, तो ऐसे तो हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं कभी उनके साथ ख़त्म हो ही नहीं पाएंगे। हमेशा किसी ना किसी के साथ हमारी टेंशन बनी रहेगी। आपको नहीं लगता है? मैडम मैंने भी जो पहले भी जिक्र किया था कि टू रिस्पेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेबर, तो उसके अकॉर्डिंग तो चाहे नेपाल के साथ जो हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट होगा एमिकेबली उसको भी सॉल्व करना चाहिए, या फिर और भी हमारे जो नेबर हैं उनके साथ भी जो बाउंड्री डिस्प्यूट हैं अवॉइड करना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि या तो एमिकेबली सॉल्व हो जाएँ, और क्योंकि अगर हम क्लेम करते हैं तो पीसफुल रिलेशन तो डिस्ट्रॉय होता ही है, एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ की भी कंडीशन आई जाती है, फिर उसके कुछ इकोनॉमिक रिपरकशंस भी होते होंगे, तो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए अभी। ठीक है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्टेटमेंट था, वी डोंट चूज अवर नेबर्स, हम अपने पड़ोसी नहीं चुनते हैं। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? विदेश नीति के संदर्भ में क्या मतलब हुआ इसका? मैडम ये हो गया कि पड़ोसी तो
बस बन जाते हैं, उसमें हमारा रोल नहीं होता है। तो लेकिन एक बेहतर रिलेशन बनाने में हमारी भूमिका जरूर हो सकती है। तो कोशिश करके एक बायलैटरल डायलॉग के थ्रू या फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो गया उसके थ्रू कोशिश करना चाहिए कि एक रेस्पेक्टेबल रिलेशन सबके साथ रहे, एक ऑनरेबल रिलेशन सबके साथ रहे, पीसफुली रहें, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ें। उनका ये कहने का मतलब हो सकता है। ठीक है, ठीक। ये डीएम बनना चाहते हैं, जुडिशियल कैपेसिटी है, मान लीजिए कोई एक डिसीजन आप लेना चाहते हैं और उसी समय एक झुंड आता है 8-10 लोगों का आपके पास, रिवाल्वर, डंडे, लाठी इन सब से लैस है, और जो डिसीजन आप देना चाहते हैं एज पर रूल्स रेगुलेशन उसके अगेंस्ट आपसे कहते हैं कि आप लिखिए डिसीजन को, आपको बाध्य करते हैं, क्या करेगा ऐसी स्थिति में आप? रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो डिसीजन आप लिखना चाहते हैं वही लिखेंगे या फिर आप उनसे उनके दबाव में? सर अगर ये एकदम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो मेरे ख्याल से कि उस वक्त तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो उस वक्त एक तरीके से जान बचाने की पहले कोशिश जरूर करनी चाहिए। अदरवाइज अगर वो वैसी सिचुएशन नहीं है, सिर्फ डराने वाली सिचुएशन अगर मुझे समझ में आती है तो मैं वही करूंगा जो रूल्स और लॉज जो कहते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग है तो रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट आप डिसीजन ले लेंगे। अगर सर कोई चीज़ रिवर्सिबल है तो उसमें लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो लाइफ को जरूर बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और लेकिन अगर ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि वो रिवर्सिबल नहीं है तो फिर ठीक है, फिर सेक्रीफाइस भी अगर जहाँ जरूरत है करना चाहिए एज एडमिनिस्ट्रेटर। चलिए ठीक है। अखबार कौन सा पढ़ते हैं? सर अखबार जनसत्ता पढ़ लेता हूँ और बाकी सर अखबार तो कम, जो रेलिवेंट मटेरियल सप्लाई होते हैं चाहे कोचिंग के थ्रू वगैरह तो उनको मैं देख लेता हूँ। कोचिंग के थ्रू सप्लाई होते हैं, मतलब यकीन करते हैं आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, सर उनके कोचिंग गाइडेंस में? सर एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट मटेरियल मेरे ख्याल से एक्सपर्ट हैं उनके पास, तो वो बेहतर तैयार कर ही लेते हैं, तो यकीन करना चाहिए। जनसत्ता आप पढ़ते हैं? जनसत्ता पढ़ लेता हूँ उनके अलावा। और कोई लोकल न्यूज़पेपर? सर लोकल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, जैसे कि अमर उजाला हो गया, दैनिक जागरण हो गया, जो इलाहाबाद से ही छपता है। पढ़ते हैं? नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ते। जनसत्ता के संपादक कौन है? सर नहीं। कहाँ से प्रकाशित होता है? दिल्ली से प्रकाशित होता है सर, एक लखनऊ से प्रकाशित होता है और चंडीगढ़ से प्रकाशित होता है। 3 सर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। आज का अखबार आपने पढ़ा होगा जनसत्ता? नहीं सर आज का पढ़ नहीं पाया मैं, थोड़ा मुझे अर्ली निकलना पड़ा, कोहरा भी था। कल आपने पढ़ा होगा? कल सर मैंने लिखा। तो कल की बता दीजिए, फ्रंट न्यूज़ क्या थी? सर कल की फ्रंट न्यूज़ में होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था कि जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं शिप पे जो कि रेड सी कॉरिडोर से होकर गुजर रहा था अटैक करने के लिए, तो उनसे किया जाएगा। राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर है या डिफेंस मिनिस्टर? ठीक है, बताइए। तो उनकी ये बात एक मैंने पढ़ी थी। और सर एक ये इम्पोर्टेंट रिकॉल कर पा रहा हूँ इस मोमेंट में। साक्षात्कार आपका लोक सेवा आयोग में और ये प्रयाग में स्थित है। प्रयाग के बारे में कुछ जानकारी आपको होगी? हाँ सर। पहले इसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। जी सर। कब इसका नाम प्रयागराज पड़ गया? सर इसका नाम 2018 में प्रयागराज रखा गया। ठीक है, कुछ प्रयाग महात्म्य के बारे में बता दीजिए, या छोड़िए महाकुंभ के बारे में बता दीजिए। कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है? सर कुंभ मेला जो होता है वो जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है वहाँ पर मेले का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन हर साल जो मेला होता है वो महाकुंभ नहीं होता है, तो हर 12वें साल महाकुंभ का आयोजन होता है। पिछली बार 2013 में हुआ था। तो कुंभ क्या हर साल होता है? कुंभ मेला तो सर हर साल तो यहाँ पर नहीं होता है, सेलिब्रेशन उसके जैसा होता है और 3 और जगह माघ मेला के नाम से जाना जाता है। जी सर। कोई बात नहीं। अभी मुख्यमंत्री योगी जी जी का एक स्टेटमेंट है कि महाकुंभ में दिखेगा भारत का सांस्कृतिक वैभव। जी सर। तो चलिए, कुंभ महाकुंभ का जो आपको आइडिया है आपने बताया,
ये सांस्कृतिक वैभव से क्या तात्पर्य है? सर संस्कृति में हमारे वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे हमारी भाषा हो गई या हम कैसे खाते पीते हैं, रहते हैं, किन चीज़ों में हम विश्वास करते हैं, धर्म की बात हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति का निर्माण करती हैं। तो अगर ये है कि सांस्कृतिक वैभव हमारा दिखेगा, तो उसमें चाहे कलाकृतियाँ हो गई सर या फिर जीवन शैली हो गई, उसको मेरे ख्याल से बहुत उभार के दिखाने की कोशिश की जाएगी। इसको कह सकते हैं कि सांस्कृतिक वैभव यहाँ पर दिखाया जाएगा। कितने राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करते हैं? सर मैं रिकॉल कर रहा हूँ सर, 8 हो सकते हैं, 8 हैं और एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ। गिना दीजिए कौन कौन से। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ और झारखंड। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से? प्रयागराज है सर। सबसे साक्षर जिला? सबसे साक्षर जिला सर गेस कर सकता हूँ, एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। सबसे खतरनाक जिला? खतरनाक को सर किस सेंस में कहा जाएगा? खतरनाक तो खतरनाक होता है सर शायद क्राइम रेट से आपका संबंध है? चलिए जिस आधार पर आप बता सकते हैं बता दीजिए। सर क्राइम रेट का सर ऐसा जिला डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा सर मुझे रिकॉल नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आप जा सकते हैं। बैठिए। कैसा रहा आपका इंटरव्यू आपकी नज़र में? सर थोड़ा सा मुझे डर भी लगा और फैक्चुअल चीज़ें थोड़ी और पता होनी चाहिए थी। हाँ। और थॉट में थोड़ी सी और क्लैरिटी लाना चाहिए। ठीक है। और वर्ड्स थोड़े और से अच्छे होने चाहिए। ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशन अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल हम सबकी सलाह ये है, सलाह क्या मतलब आपके बारे में जो ऑब्जर्वेशन है कि आपका इंटरव्यू ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन सुधार की गुंजाइश तो हमेशा होती है और अभी समय है तो कुछ एक चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे इंटरव्यू के फर्स्ट मिनट में माना जाता है कि 60% कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं, तो फर्स्ट मिनट आपका और मजबूत बनाया जा सकता है। और फर्स्ट मिनट आता क्या क्या है, आप जब एंट्री करते हैं उस समय आप पूछते हैं आने के लिए थोड़ा और क्लैरिटी के साथ आराम से पूछिए। फिर जो अभिवादन करते हैं तो उसके साथ थोड़ी घबराहट दिख रही थी अभिवादन करते समय। फिर आप बैठे तो जो आपका सिटिंग पोस्चर था उसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। थोड़ा सा गर्दन आप सीधा रखिए। पूरे इंटरव्यू के दरमियान कुछ इस तरह से आप करके बैठे थे, थोड़ा और सीधा बैठने की गुंजाइश है। दोनों पैरों का गैप थोड़ा सा कम करेंगे तो लुक आपका और ठीक दिखेगा। दूसरी बात, आप अपनी हथेली बार बार यूं कुछ थपथपा रहे थे, तो इससे जो ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं या बोर्ड करता है घबराहट है आपके अंदर, और वो घबराहट का ही परिणाम है कि आप डिफेंस मिनिस्टर की जगह पर होम मिनिस्टर बोल गए थे, है। बाकी कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्कुल बढ़िया है, सर का ऑब्जर्वेशन है। नहीं ठीक है, थोड़ा सा और आगे आओ, बैठो तुम, थोड़ा और आगे आओ। हाँ अलर्ट, नहीं बैठो उसी कुर्सी पे बैठो। हाँ। आगे, हाँ अलर्ट, हाँ यस, इट विल गिव अ बेटर पोस्चर। ऐसे करके बैठने की जगह इफ यू आर हियर, थोड़ा सा गर्दन हाँ नीचे। हाँ हाँ, तो दिस इज अ बेटर वे। और दूसरी चीज है, जैसे हम लोगों ने देखा कि ठीक है तुमने ट्राई किया कि जो गैप है उसको कैसे भरोगे, और दूसरी बात है जैसे तुमने ये कहा कि तुम्हारा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड राइटिंग स्किल कम थी, खैर तुमने ट्राई किया तो यू कैन कोरिलेट योर रिव्यू ऑफिसर में यू हैव लर्न हाउ टू ड्राफ्ट, हाउ टू राइट, जो प्रैक्टिकली तुम्हारे जैसे यू कैन एड योर एक्सपीरियंस टू बी अ गुड ऑफिसर एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। You have learnt a lot during the review officer services. You have learned the drafting, you have learned the interactions of the judiciary and the administrative officers. कि जो भी ऑर्डर आ रहा है कोर्ट का उसको अप्लाई करें, ये देखें ओवर रीच ना हो जाए क्या ऑर्डर का, माने जो उनका जुरिडिक्शन उससे ज़्यादा ऑर्डर कर देते हैं, कभी लोग कभी अंडर ऑर्डर्स करते हैं, काम ही नहीं करते। तो इन चीज़ों को समय से चीज़ों को करने के बाद
और अगर जुडिशरी उसको रिव्यू करती किसी ऑर्डर को तो डिटेल्ड में ऑर्डर किया जाए, जुडिशियस ऑर्डर हो, जो भी किया जाए वो उसका लॉजिकल तरीके से किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यू हैव टू पास मेनी ऑर्डर्स, तो आपका जो ऑर्डर हो वो क्या हो, जुडिशियस हो, एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, रीजनेबल हो, माने क्या जो कहना चाहते हैं वो है, क्यों कह रहे हैं ऐसा। जनरली सारे ऑर्डर्स एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ही वेग होते हैं या क्रिप्टिक होते हैं, छोटे से होते हैं कि मैंने सोचा और ऐसा ऐसा है, मैंने नियमों के विरुद्ध है। क्या सोचा आपने, क्या नियमों के विरुद्ध है, ये सब नहीं होता है। तो डिटेल्ड ऑर्डर हो, रीजनिंग के साथ हो, तो एक बेटर ऑर्डर करना सीखा है। इस तरह की चीज़ों को आप उसमें जोड़ी, जो गैप है आपका और आपने जो अच्छा है रिव्यू ऑब्जर्व किया, तो उसको आप जोड़ सकते हैं। थोड़ा सा सवालों का जवाब देते समय अलर्ट रहिए। ये सर ने एक सवाल किया है, तो आपका जवाब यहाँ शुरू हुआ कि अगर पीसीएस के थ्रू मैं जाना चाहूँ तो पीसीएस के थ्रू तो आप आ ही रहे हैं, उसी का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल न करें। मैडम ने एक सवाल आपसे किया 25 दिसंबर का गुड गवर्नेंस डे, जब आपने बताया, आप नहीं बता पाए, मैडम ने जवाब दिया तो आपकी हेल्प किया, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट दीजिए ना, थैंक यू बोलना चाहिए था आपको उस समय। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी आपका इंटरव्यू का फर्स्ट मिनट उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। इंट्रोडक्टिव फेज में थोड़ा आप नर्वस थे, मिडिल फेज में आपने बिल्कुल ठीक किया, फाइनल फेज में इंटरव्यू का आपका ठीक है। तो हम लोग शुभकामना करते हैं कि जो आपका लक्ष्य है, आप एसडीएम बनना चाहते हैं, मिले। बाकी डीटीएसपी मिलेगा तो आप ज्वाइन करेंगे ही। हाँ ठीक, शुभकामना आप जैसे। पेपर जो फैक्ट्स जो दो उसको पढ़ जाओ, जैसे पेपर कौन सा पढ़े हो तो उसका कौन एडिटर है, पेपर तो जरूर देखना है 2-3 दिन के। बहुत सारी बात होगी जो जनरल चीज चल रही है, जैसे इस समय सबसे ज्यादा क्या चर्चा में है, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात की जाए, इसमें किस पे बात हो रही बार बार, पीसीसी पे जो नए लॉज आए हैं, वेरी गुड। और दूसरा प्रधानमंत्री जी किसकी बात कर रहे हैं, कुछ विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात, कौन कौन सी योजनाएं उसमें चल रही हैं, इस पर भी माने जो चीजें करंट चल रही हैं गवर्नमेंट की उन पर बात करना। दूसरा जो पार्लियामेंट की बात, जैसे भी आपने बताया पार्लियामेंट के सेशन चल रहे होते हैं गर्मी में और इसमें जाड़े में इंटरव्यू चल रहा है। और तीसरी बात स्पोर्ट्स की बहुत सारी बातें, रुचि की बात आती है, अभी आपसे उस विषयों पर बात ही नहीं की। तो क्या आपकी हॉबी है, क्या हमारी क्या हॉबी है, इस पर भी अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। हॉबीज का सर, मैंने कुछ ऐसी हॉबीज तो मेरी है नहीं, छोटी मोटी ही हॉबीज है। पेपर पढ़ना ही कुछ भी आप बनाइए, जो छोटी मोटी है उसको हॉबी नहीं कहते। जहाँ रुचि हुआ, छोटी मोटी हॉबी, हॉबी तो बहुत बड़ी होती है, छोटी मोटी रुचि है आपकी। हो सकता है मैच्योर हॉबी, लेकिन पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, जो तुम सोचते हो उसको डेवलप करो, तो उस पर तुम्हें 3-4 प्रश्न मिलेंगे जो तुम्हें आगे ले जाएंगे। अगर कहीं गैप हो रहा है तो वो भर दो। कुछ भी करो, डेवलप करो उसे। ये प्रश्न आ जाते हैं, कोई ना कोई मेंबर पूछ लेता है कि आपकी क्या हॉबी है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो जो अच्छा लगता है उसको थोड़ा सा अगर अच्छा कर लोगे तो जो बीच में कमी रही आगे बढ़ जाएगा। सर पिछले साल फिलॉसफी जबकि ऑप्शन हुआ करता था तो मेरा फिलॉसफी था, तो लगा मुझे कि बेंथम और उस पर तुम जिस तरह से बात कर रहे थे मुझे लगा कि फिलॉसफी में थोड़ा सा ठीक है, नहीं सर? हाँ, सामान्य जनरल इंजीनियरिंग का आदमी नहीं बोल पाता। तो सर क्या मतलब फिलॉसफिकल लिटरेचर को उसको हॉबी में रखा जा सकता है? अब सर से तो उस पर फिर तैयारी करो तुम, माने जो रखो उसको तैयार करना, उसमें फंसने का चांस रहेगा। कोई अगर एक्सपर्ट फिलॉसफी का होगा तो आ जाएगा उसमें, काफी डीप पूछेगा तब आप गड़बड़ाओगे। एंड फिलॉसफी, डूइंग फिलॉसफी इज नॉट ए हॉबी। नहीं सर, बहुत बड़ी हॉबी होगी। वो तुम्हारा सब्जेक्ट भी नहीं रहा है ना, इट इज टू बिग। हाँ, इट्स टू बिग। हॉबी से मतलब ये होता है आपका कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, एक्सेप्ट इज टू जैसे न्यूज देखना, बताइए। जैसे चलता है क्रिकेट का मैच, जैसे शौकीन हूँ क्रिकेट मैच मैं देखता हूँ, जैसे कल साउथ अफ्रीका का मैच देख के मैं सोचा तो इंडिया के साथ गार्डनिंग को हॉबी करते हैं लोग, गार्डनिंग को हॉबी करते हैं, क्रिकेट को हॉबी करते हैं, कोई आप बैडमिंटन या टेनिस को करता है, कोई आप फिल्म को या संगीत सुनना, कोई
सर संगीत सुनने का एक रखा हुआ है मैंने, एक साइंस फिक्शन जो मूवीज होती हैं सर उनको देखना मुझे तो पसंद तू है। तैयार करो कौन सा साइंस फिक्शन पे है, फिर जो करो वो तैयार करो, ओके। मैंने फंसने का ना हो उसमें। ऐसी हॉबी जो काफी क्रिस्प हो और तुम्हें जानकारी हो उसकी, हाइपोथेटिकल ना हो, हम्म, हाइपोथेटिकल ना हो। न्यूज पढ़ना, पेपर रीडिंग, जैसे तुमने कहा रोज पेपर पढ़ो, पेपर रीडिंग काफी समय चला जाता है बच्चों का, चला जाता है पेपर में सर। रोज जो लड़के कंपटीशन देते हैं 1 घंटा जाता है, तो पेपर पढ़ सकते हो तुम, हम्म, जो तुम्हें लगे, वरना अपना इसको कर लेना तुम। ठीक सर। और एज ए मैनेजर क्या बने, गुड मैनेजर एज ए SDM क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, सबको बने थोड़ा सा एनालिसिस करो कि क्या करना है, क्या प्रायोरिटीज होंगी। ये प्रश्न आने ही आने हैं आपको। जी सर। एक अच्छे मैनेजर के क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छे अधिकारी के क्या गुण होने चाहिए, इस तरह की बेसिक चीजें जो हर आदमी पूछा ही जाता है। आप क्यों बनना चाहते हैं, यह प्रश्न। क्यों नहीं इंजीनियर, जैसे सर ने पूछा कि आप इंजीनियर छोड़ के क्यों एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, तो कॉन्फिडेंटली बताओ कि हाँ। तो सर ये नहीं कि लेखपाल थे और आपने बताया नहीं, अच्छा नहीं लगा अच्छा, कि लेखपाल थे, तो लेखपाल बन जाते, नायब तहसीलदार हो जाइए। वाई यू वांट टू बी SDM। माने इन चीजों को कोई भी करना है तो इसको कायदे से डिस्कस करो अपने मित्रों में, अपने तैयार करो कायदे, तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ठीक है, जो तर्क है तो है, मैं बनना चाहता हूँ इसलिए बनना चाहता हूँ। उसमें बहुत घबराने की बात नहीं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, इम्प्रूव करिए। और हाथ भी अच्छे से, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर करके आइए, नॉर्मल आइए, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, हाँ मुस्कुराते हुए आइए, घबराने की बात नहीं है। आप तो नौकरी के एनर्जी लिए, लेवल हाँ थोड़ा सा हम डरे नहीं आइए। हाँ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, नमस्ते मैम, नमस्ते सर, हैं ठीक है, वेरी गुड। बैठते हुए जो है सूट को अनबटन कर सकते हैं। हाँ खोल के आ सकते हो, खोलो आराम से आओ, लूज करो, हाँ खोल के आइए, हाँ अच्छा लगेगा, हाँ खोल के आइए। लेकिन इस इंटेंसिटी के साथ मत खोलना जैसा भी खोला है हाँ, तुमने। नहीं वहाँ नहीं, ठीक है। मैंने आराम से खुला ही आए, बाहर मत खोल, अंदर मत, बंद आए तो बंद आइएगा, खुला है तो खुला आइएगा, क्योंकि बार बार नहीं फिर मैंने जैसा तुम इज फील करो। मतलब सर ये जनरल रूल नहीं कि नहीं बंद इज नॉट अ जनरल रूल, आराम से आइए, आ भी सकते हैं। आराम से आ सकते हैं आप, जो आपको लगे खुला हुआ आइए। बंद गले का कोट अगर पहनते तो बंद गले का कोट, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगता हो पहन के देखो 1-2 बार, बैठो शीशे के सामने, खुद जो कंफर्टेबल। मैं तो स्वेटर में गया था सर, मुझे लगा मैं स्वेटर में गया था, फुल स्वेटर में। हाँ तो जो तुम्हें आराम से लगे, कोई ऐसा नहीं, अच्छा अगर तुम्हारे पास स्वेटर है जो तुम पहनते हो नॉर्मली, हाँ ठीक है, हाँ थैंक यू।